इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों का ये मिक्स आपका मॉडल सेट है। आपका पहला प्रश्न है, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है जगदीश चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, रडार का पूर्ण रूप होता है, यानी रडार का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगला प्रश्न है, पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता का आकलन किया जाता है। सही आंसर है पीएच पैमाने से। अगला प्रश्न है, समुद्र में समान लवणता की रेखा को प्रदर्शित करता है। सही आंसर है आइसोहेलाइन। अगला प्रश्न है, वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है अग्निशमन में। अगला प्रश्न है, होरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है समय मापन का। अगला प्रश्न है, घर्षण और स्नेहक का अध्ययन है। सही आंसर है ट्राइबोलॉजी। अगला प्रश्न है, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? सही आंसर है न्यूटन ने। अगला प्रश्न है, पारसेक इकाई है दूरी का। अगला प्रश्न है, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग का। अगला प्रश्न है, 1 बैरल कितना डेसिबल के बराबर होता है? सही आंसर है 10 डेसिबल। अगला प्रश्न है, सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। अगला प्रश्न है, न्यूटन के प्रथम गति नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है परिवर्तनशील। अगला प्रश्न है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होता है? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। अगला प्रश्न है, निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? सही आंसर है दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा। अगला प्रश्न है, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? सही आंसर है पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, द्रव बूंद की संकुचित होकर निम्नतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? सही आंसर है पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम घनत्व। अगला प्रश्न है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? सही आंसर है 1/10। अगला प्रश्न है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है क्योंकि समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब क्या होता है? सही आंसर है तब जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। अगला प्रश्न है, कांच में प्रकाश का वेग होता है 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, त्रिआयाम में लेज़र किरण बीम की सहायता से चित्र बनाने की विधि का नाम क्या है? सही आंसर है होलोग्राफी। अगला प्रश्न है, किसी तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। अगला प्रश्न है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? सही आंसर है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। सही आंसर है प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, आकाश नीला दिखाई देता है। सही आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? सही आंसर है उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर।
अगला प्रश्न है थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? सही आंसर है तापमान को स्थिर रखना। अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। अगला प्रश्न है जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? 30 से 40 डेसिबल। अगला प्रश्न है जब दो लोग जोर से बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? 50 से 60 डेसिबल। अगला प्रश्न है क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दृश्य प्रकाश को। अगला प्रश्न है टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? अवरक्त। अगला प्रश्न है घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? दाब विद्युत प्रभाव। अगला प्रश्न है एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है टंगस्टन की खोज किसने किया था? विल्हेम सीले और टारबर्न बर्गमैन। अगला प्रश्न है हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का होता है? टंगस्टन तथा सोडियम का। अगला प्रश्न है मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है? 10⁻⁶ ओम। अगला प्रश्न है सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। अगला प्रश्न है फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। अगला प्रश्न है दिष्ट धारा का डायरेक्ट करंट डीसी को प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट एसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं इनवर्टर। अगला प्रश्न है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है परमाणु रिएक्टर क्या है? आणविक भट्टी। अगला प्रश्न है पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं अत्यधिक उच्च तापक्रम नापने में। अगला प्रश्न है आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किया जाता है ट्यूमर के इलाज में। अगला प्रश्न है आंतों के रोगी के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरण। अगला प्रश्न है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। अगला प्रश्न है थोरियम का मुख्य स्रोत है मोनाजाइट। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग। अगला प्रश्न है जीवाश्मों मृत पेड़ पौधों की आयु निर्धारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? समस्थानिक C14। अगला प्रश्न है C14 समस्थानी की खोज किसने की थी? F किल्बी ने। अगला प्रश्न है कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? गामा किरणें। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा गामा किरण। अगला प्रश्न है अतिचालक का लक्षण है अनंत पारगम्यता। अगला प्रश्न है बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीकार्बोनेटस। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है गैस इंजन की खोज किसने की थी? डेमलर ने। अगला प्रश्न है लेज़र का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला प्रश्न है रडार का आविष्कारक कौन है? रॉबर्ट वाटसन। अगला प्रश्न है परमाणुीय नाभिक को किसने खोजा था? रदरफोर्ड। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? पाउली ने 1930 में। अगला प्रश्न है हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। अगला प्रश्न है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्रोमियम की मात्रा।
अगला प्रश्न है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह कहलाता है वायुमंडल। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का मुख्य घटक है SO2। अगला प्रश्न है, शक्कर का किण्वन से क्या बनता है? सही आंसर है इथाइल एल्कोहल। अगला प्रश्न है, जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? लेमार्क ने। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व से किरणें निकलती है। 3 प्रकार का किरण निकलता है, अल्फा, बीटा, गामा। अगला प्रश्न है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा होता है प्रकंद। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण। अगला प्रश्न है, बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होती है? न्यूटन के प्रथम गति नियम से। अगला प्रश्न है, कितने ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच निम्नतम कितनी दूरी होनी चाहिए? सही आंसर है 17 मीटर लगभग। अगला प्रश्न है, लाल, हरा और नीला रंगों को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? सफ़ेद। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस घटना के कारण रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई पड़ती है? सही आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव उपयोग किया जाता है? सही आंसर है फ्रेऑन। पहला है, सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक। सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक। ध्वनि विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? एकॉस्टिक्स। ध्वनि विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? एकॉस्टिक्स। कीट पतंग विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी। कीट पतंग विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी। पक्षी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। पक्षी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। रेशम उत्पादन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। पुष्प या फलों वाले पौधों का अध्ययन को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। पुष्प या फलों वाले पौधों का अध्ययन को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। कवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। खगोलीय पिंडों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। खगोलीय पिंडों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। जीवाणुओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणुओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। फूलों के रंगों का अध्ययन को क्या कहते हैं? क्रोमेटोलॉजी। फूलों के रंगों का अध्ययन को क्या कहते हैं? क्रोमेटोलॉजी। नक्शा बनाने की कला के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। नक्शा बनाने की कला के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। नक्शा बनाने की कला के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। त्वचा रोगों का अध्ययन को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। त्वचा रोगों का अध्ययन को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। जीवों के प्रजातीय गुण के अध्ययन को क्या कहते हैं? इथोलॉजी। जीवों के प्रजातीय गुण के अध्ययन को क्या कहते हैं? इथोलॉजी। जीवों के प्रजातीय गुण के अध्ययन को क्या कहते हैं? इथोलॉजी। स्वप्नों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ओनिरोलॉजी। स्वप्नों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ओनिरोलॉजी।
कॉस्मोलॉजी। वंशानुगत गुण का अध्ययन को क्या कहते हैं? जीनेटिक्स। वंशानुगत गुण के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीनेटिक्स। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। वंशानुगत गुण का अध्ययन को क्या कहते हैं? जीनेटिक्स। गुर्दा का अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। गुर्दा का अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। मस्तिष्क रोग का अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क रोग का अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। वायरस का अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। मत्स्य पालन की कला को क्या कहते हैं? पीसीकल्चर। मत्स्य पालन की अध्ययन को क्या कहते हैं? पीसीकल्चर। मांसपेशियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? मायोलॉजी। मत्स्य पालन की अध्ययन को क्या कहते हैं? पीसीकल्चर। हृदय रोग का अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। हृदय रोग का अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। धातु विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? मेटालर्जी। आनुवंशिकी का अध्ययन को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। आनुवंशिकी का अध्ययन को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। खोपड़ी का अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी। खोपड़ी का अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी। संख्याओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमेरोलॉजी। संख्याओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमेरोलॉजी। ऊतक का अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ऊतक का अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। यकृत का अध्ययन को क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी। यकृत का अध्ययन को क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी। यकृत का अध्ययन को क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी। शिला या पत्थर का मुद्रण का अध्ययन को क्या कहते हैं? लिथोग्राफी। कान का अध्ययन को क्या कहते हैं? ओटोलॉजी। गैसों का अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमेटिक्स। गैसों का अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमेटिक्स। प्रकाश का अध्ययन को क्या कहते हैं? फोटोलॉजी। गैसों का अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमेटिक्स। गैसों का अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमेटिक्स। प्रकाश का अध्ययन को क्या कहते हैं? फोटोलॉजी। प्रकाश का अध्ययन को क्या कहते हैं? फोटोलॉजी। एक्स किरणों का अध्ययन को क्या कहते हैं? रेडियोलॉजी। एक्स किरणों का अध्ययन को क्या कहते हैं? रेडियोलॉजी। अंगूरों का उत्पादन से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। अंगूरों का उत्पादन से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। केंचुआ पालन को क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर। शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। जीव कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। जीव कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फसली पादपों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रोनोमी। पुष्पों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। सौंदर्य का अध्ययन को क्या कहते हैं? केलोलॉजी। सौंदर्य का अध्ययन को क्या कहते हैं? केलोलॉजी। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी।
शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन को क्या कहते हैं? सीमेंटिक्स। शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन को क्या कहते हैं? सीमेंटिक्स। मृदा का अध्ययन क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। मृदा विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।